इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13 बर्न इंजरीज़। अच्छा, इसमें ना पहले हम स्टार्ट जो लेक्चर है वो यहाँ से करेंगे, लेकिन इधर हम थोड़े से MCQs देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो पता हो कि बर्न्स में जो पैथोफिजियोलॉजिकली प्रोसेस हो रहा होता है वो कौन सा होता है। तो दैट इज़ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, ना कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ना कि कोई और टाइप ऑफ नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। और दिस इज़ अ नेक्रोसिस जिसमें टिशू आर्किटेक्चर थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व रहता है ना, ठीक है। उसके बाद फिर सही तबाही होती है, लेकिन टेम्पोरेरली जब इंजरी होती है तब तक टिशू का आर्किटेक्चर, टिशू की आउटलाइनिंग वो प्रिजर्व रहती है। और ये MCQ पता हो कि कौन सा नेक्रोसिस होता है, तो नाउ वी नो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। और दिस इज़ द सेम टाइप ऑफ नेक्रोसिस के जो भी इस्कीमिया जब भी होता है ना, जब भी इस्कीमिया या हाइपोक्सिया हो तो तब ये नेक्रोसिस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ना फिर ये कि इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न क्या क्या होते हैं। तो एक है सिर्फ लोकल इफ़ेक्ट जो सिर्फ उसी एरिया पे हैं, फिर और इधर उधर के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लोकल इफ़ेक्ट में ये है कि देखो, अब नॉर्मली तो हमारी जो स्किन है उससे फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट एट द रेट ऑफ 15 ml पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब बर्न आपको होता है ना, तो ये 200 तक इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपका टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता हो, ये तो फिर बस ठीक है। हाँ, फिर एक और MCQ हमें पता हो कि जब भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 10% से ज़्यादा होना, ये वो वाला लेवल है जिस पे आपको ट्रीटमेंट चाहिए। और ट्रीटमेंट क्या होगी कि प्योर ऑक्सीजन आप उस बंदे को दो 24 आवर्स के लिए, ठीक है। फिर GID में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि होता है कर्लिंग अल्सर्स, ठीक है। अब ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन कर्लिंग अल्सर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो आपके गैस्ट्रिक स्टमक की म्यूकोसा के अल्सर्स हैं कि अब देखो, जब बर्न हुआ तो आपका टिश्यू डिहाइड्रेट हो गया ना, क्योंकि तो वहाँ से जल है, वहाँ से उस टिश्यू का पानी लॉस हो गया, तो आपका बेसिकली प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो अब देखो, जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो वो तो टिश्यू इस्कीमिया में चला जाएगा ना, ठीक है। जब टिश्यू इस्कीमिया में जाएगा तो उधर सेल नेक्रोसिस होगी, सेल गिर जाएंगे, स्लफ ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है, जब वो सेल्स ही ऊपर से चले गए जो उसकी बैरियर बना रहे थे, तो नीचे तो खड्डा बन जाएगा। अब व्हाट इज़ अ खड्डा? खड्डाज आर बेसिकली अल्सर्स। तो कर्लिंग अल्सर ऐसे बनता है, ठीक है, कि बर्न हुआ, टिश्यू इस्कीमिया हुआ, इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस, और वहाँ पे फिर अल्सर बन गया, ठीक है। तो ये होते हैं कर्लिंग अल्सर। तो बर्न्स की वजह से जो स्टमक में अल्सर्स बनते हैं, दोज आर कॉल्ड कर्लिंग अल्सर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम अपना असली स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। अच्छा, अब सबसे पहले इसको हम डिग्रीज़ वाइज भी चलाएंगे, ठीक है। तो एक तो हेडिंग जो यहाँ पे है ही नहीं, जिसको खाली सुपरफिशियल बर्न कहते हैं। अब सुपरफिशियल बर्न होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो वाला बर्न जो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस तक कन्फाइंड है, ये डर्मिस तक नहीं गया, ठीक है। और इसमें ना सिर्फ साइन क्या होगा कि वो स्किन ऊपर से रेड हुई होगी, कोई ब्लिस्टर्स इसमें नहीं बनते, ठीक है। फिर से हम कर रहे हैं, पहली क्लास कौन सी है? सुपरफिशियल बर्न्स, जो कि फर्स्ट डिग्री बर्न्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ लिमिटेड होते हैं टू द एपिडर्मिस, और इसमें ना कोई ऊपर वो छाले नहीं बनते, कोई ब्लिस्टर्स नहीं बनते। ये सिर्फ क्या नज़र आता है कि स्किन रेड है, ओनली एरिदीमा, ओनली रेडनेस इज़ नोटेड। फिर दूसरी क्लास है पार्शियल थिकनेस, जिसमें सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस भी आ रहे हैं और डीप पार्शियल थिकनेस। अभी जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है ना, ये है सेकंड डिग्री बर्न्स, और जो डीप पार्शियल है ये है थर्ड डिग्री बर्न्स। अब हमने देखो इधर बात की थी कि फर्स्ट डिग्री बर्न्स कौन से हैं, जिसमें सिर्फ रेडनेस है, ब्लिस्टरिंग नहीं है। तो अब पार्शियल थिकनेस जो सेकंड डिग्री बर्न है, एक चीज़ आगे चला दो, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाले में ब्लिस्टरिंग है, और उसमें सिर्फ एपिडर्मिस थी इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन डर्मिस की 2 लेयर्स होती है ना, पेपिलरी और रेटिकुलर, तो सिर्फ पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें क्लिनिकल फीचर सिर्फ क्या था कि एरिदीमा होती है और उस बंदी को दर्द हो रही होगी। इसमें क्या होता है, अब एरिदीमा भी है, मतलब रेडनेस, ब्लिस्टरिंग भी है, अब जो कि पिछले में नहीं थी। और हाँ, लेकिन इसमें यह कि जो अंडरलाइंग जो डर्मिस का आपको पार्ट नज़र आ रहा होता है, रेटिकुलर वाला पार्ट जो बच गया, वो आपको पिंक मॉइस्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। फिर है इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप उसको, मतलब उसमें ना ब्लांचिंग पॉजिटिव होती है। तो देखो, आप स्किन को ऐसे दबा के रखते हो तो नीचे से वो लाइट, ठीक है, ऐसे कि वो, क्योंकि लाइट येलो हो जाती है ना, ठीक है, ऐसे दबा के आप रखते हो, ऐसे छोड़ो तो येलो, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पिंक होती है। तो इसमें ब्लांचिंग होगी, मतलब कैपिलरीज आपकी ठीक है, ठीक है। फिर उसकी सेंसेशंस भी नॉर्मल है, पिन प्रिक सेंसेशन, मतलब इधर उधर मेरे पॉइंट में वो बता सकेगा कि हाँ ये पेंसिल इधर चुभ हुई, इधर,
तो मतलब उसकी नर्व्स भी नॉर्मल है, ठीक है। फिर ये बहुत पेनफुल होंगे, ठीक है। एक और साइन के द नर्व्स आर कम्प्लीटली नॉर्मल। फिर इनके बारे में एक और पॉइंट ये कि ये ना हील भी कर जाते हैं और इनमें ना कोई स्कारिंग शारिंग भी नहीं होती, 2 हफ्तों तक हील कर जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में? एक तो ये कि एपिडर्मिस और डर्मिस की पेपिलरी लेयर तक ये होते हैं। फिर इसके कुछ क्लिनिकल साइंस देखो। अब एरिदीमा पिछले अब रेडनेस तो थी, शुरू से चलती आ रही थी। पिछले वाले में ब्लिस्टर्स नहीं थे ना, इसमें ब्लिस्टर्स भी अब आप डाल दो। फिर उसको हर तरह की सेंसेशन फील होती है, उसको पिन प्रिक सेंसेशन, उसको पेन फील होती है क्योंकि नर्वें ठीक है। फिर कैपिलरीज ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा कि प्रेशर देने पे वो ब्लांच करेगी स्किन। फिर अब लास्ट अब ने देखो सारे मसले पढ़ लिए, अब देखते हैं कि हीलिंग कैसे होगी। तो हीलिंग होती है कोई स्कार वगैरह नहीं बनता, 2 हफ्ते तक हील हो जाता है, ठीक है। अब है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ये वो है जो 3rd डिग्री बर्न है। अब एक और इधर तो हमने इधर हमने डर्मिस को पेपिलरी लेयर तक इन्वॉल्व किया था ना, इधर आप रेटिकुलर लेयर भी इन्वॉल्व कर दो, ठीक है। हाँ, अब देखो इधर हमने पढ़ा था ना कि जो अंडरलाइंग डर्मिस का हिस्सा बचा है वो पिंक और मॉइस्ट है। अब इधर तो कोई डर्मिस बची ही नहीं है, तो नीचे आपको कोई मॉइस्ट नहीं उस तरफ, मतलब पिंकिश एरिया वो नहीं आता, ठीक है। फिर है अब देखो यहाँ इस वाले में ना इवन कैपिलरीज आपकी नहीं बचती, ठीक है। तो ये ब्लांचिंग फिर नहीं होगी इसमें कैपिलरीज भी, क्योंकि आपकी डैमेज हो गई होती हैं। और हाँ, अब सेंसेशंस थोड़ी कम्प्लीटली गॉन नहीं है, लेकिन अब वो ये नहीं बता सकता कि ये एक शार्प सेंसेशन आई है और ये एक ब्लंट सेंसेशन आई है, ठीक है। तो उसकी सेंसेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि द नर्व्स आर डैमेज्ड, मतलब शार्प और ब्लंट के दरमियान फ़र्क नहीं वो कर सकता। फिर है कि अब देखो पिछले वाले को ठीक होने में 2 हफ्ते लग रहे थे ना, इसको अब लगते हैं 3 हफ्ते, और इसमें ना अब स्कार भी बनेगा, ठीक है। फिर है फुल थिकनेस बर्न। अब पूरी डर्मिस तो खैर इधर ही तबाह हो गई थी, इसमें वो है कि जो आपकी डर्मिस के नीचे भी जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये नहीं, जो आपकी फैट शैट है वो भी सारे मसल्स हैं आपके, वो भी अब बर्न हो जाते हैं। तो इसमें ना आपकी स्किन की हार्ड लेदर की तरह की अपीयरेंस आती है, ठीक है। अब इसमें ये वही होगा, कोई कैपिलरी रिटर्न नहीं होगी, मतलब ये ब्लांचिंग और प्रेशर वाला कोई सीन नहीं होगा। और ये इतना, अब देखो इसमें ना नर्व्स बिल्कुल ही उड़ गई, मतलब आप उसके अंदर अगर नीडल भी खबो दो ना, उस स्किन कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज हो गई, उसको आप नीडल भी खबो दो ना, उसको कोई दर्द होगी ना उसका कोई खून निकलेगा, ठीक है। और ये वो वाले है कि जिसको ना ठीक होने के लिए इसमें तो खुद ठीक होकर स्कार बना था ना, इस वाले में आपको उसको ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, वरना वो हील नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर है कि आप किसी बंदे का प्रोग्नोसिस कैसे बताओ कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक होएगा या नहीं होगा। एक तो ये कि आप उसका निकालते हो कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, कितना बर्न हुआ है उसके बॉडी का हिस्सा। फिर कोई इनहेलेशनल इंजरी तो नहीं है, उसने गलती से वो स्मोक को सूंघ तो नहीं लिया, या जो मतलब उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो तो नहीं बर्न हुई। फिर बर्न कितना डीप है और वो ये रेस्पिरेटरी ट्री इन्वॉल्व है कि नहीं। फिर सर्कमफ्रेंशियल बर्न, इसकी हम ना इंपॉर्टेंस आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल बर्न के ऑल अराउंड, इस पेंसिल के अगर हो तो पूरे इधर से घूम के पूरे इधर से आ रही हो, ऐसा बर्न हो। और पेशेंट या तो बहुत यंग हो, मतलब 2 ईयर से कम हो, या तो फिर बहुत ही बुढ़ा हो, मतलब 60 ईयर से ज़्यादा हो। तो इसका ना फिर उसने बताया हुआ है कि मॉर्टेलिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। ये आप कैसे करो कि आप बॉडी सरफेस एरिया जितना इन्वॉल्व है उसमें एज प्लस करो और इस सारे को डिवाइड कर दो 100 से, तो आपको पता चल जाएगा उसके बचने का कितना चांस है, ठीक है। अच्छा, फिर यह है कि आप उसको बर्न सेंटर कब भेजो, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट इसी से ही चीज़ें निकल रही हैं। अब देखो हमने बात की थी कि या तो अगर इनहेलेशन, मतलब उसको उसके रेस्पिरेटरी एयरवे तो नहीं, उसका एयरवे तो नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एयरवे इन्वॉल्व है आप उसको बर्न सेंटर भेजो। फिर कोई भी ऐसा बर्न जिसको चाहिए मतलब उसमें फ्लूइड, आपको रिससिटेशन चाहिए, ठीक है, आपको उसको फ्लूइड देने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप भेजोगे। फिर अब देखो कोई भी ऐसा बर्न जिसके लिए फ्लूइड देने है, कोई भी ऐसा बर्न जिसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ रही है, तो वो फिर अगर, अब ये इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू के लिए, कि अगर छोटे बच्चे में या बुढ़े में 10% से ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो जाए ना, तो उसके लिए आपने भेजना है। लेकिन नॉर्मल बंदे में अगर 20 से ज़्यादा हो तो आपने उसको हॉस्पिटल भेजना है, ठीक है। फिर कोई भी ऐसे बंदे में बर्न जिसको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, फिर हाथ, फीट या पेरिनियम पे अगर बर्न हो जाए, फेस पे बर्न हो जाए, तब आप उसको बर्न सेंटर भेजोगे। फिर कोई भी ऐसा बर्न जिसके आगे जाके सीक्वल, उसका आगे जाके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही कोई दबाव है, जैसे हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न के, जो बंदे को ना गला सड़ा देता है, जो अंदर तक खुब के बर्न होता है, ठीक है।
तो ये थे वो जो कि जैसे आपने को बर्न सेंटर भेजना है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कि नॉर्मल बंदे में अगर 20% ज़्यादा बर्न तब आप उसको सेंटर भेजोगे, और अगर बहुत छोटे में या बहुत बड़े में 10% भी है तो आप उसको भेज देना है, ठीक है। अब यह है कि हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आपने क्या केयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि आप अपने आप को अपनी सेफ्टी माइंड में रखो, फिर आप बर्निंग मेथड स्टॉप करो। अब ये कैसे कि जो वो बंदा जल रहा है उसको स्टॉप, तो आप उसको कहो कि यार तुम गिरो और तुम ना रोल हो, अगर वो ऑन फायर है ना, उस पर अभी भी आग लगी हुई है, उसको ड्रॉप करो और रोल करो, ठीक है। तो वो बंदा ड्रॉप करके जब ऐसे ऐसे रोल करेगा तो उसका वो ऊपर बर्निंग स्टॉप हो जाएगी ना, ठीक है। जो आग लगी हुई है वो थोड़ी थोड़ी बुझ जाएगी। फिर आपने वही ATLS के ABCDE गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है, ABCDE करना है। फिर जो उसका बर्नड एरिया ना, आपने उसको 10 मिनट्स तक उसके ऊपर लूक वार्म वाटर गिराते रहना है, ठीक है। अब आपने ना लूक वार्म वाटर का मीनिंग है कि आपने 15 डिग्रीज़ पे, ये 150 नहीं है, 15 डिग्रीज़ है। आप उसको बहुत ठंडा पानी नहीं लगाओगे क्योंकि हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठीक है। बस 15 डिग्रीज़ का पानी आपने उस पर गिरने देना है 10 मिनट्स के लिए, ताकि वो टिशू वो बर्नड वूंड पे ना थोड़ा ठंडा ठंडा आए ना, ठीक है, वो उस पर जलना बस हो। फिर आप उस बंदे को ऑक्सीजन लगाओ और आप जो बर्नड लिम्ब है जो जला हुआ था उस लिम्ब को एलिवेट कर दो। इससे ये होगा कि फिर एडिमा स्वेलिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब बर्न होता है तो देखो ये तो मतलब वो टिश्यूज़ वगैरह बर्न हो गए ना, तो उसके सारे कैपिलरीज़ का ये भी सारा बर्न हो गया, तो फ्लूइड सारा लीक करके टिश्यूज़ में आ जाता है, तो इसीलिए एडिमा हो जाता है। अब ना आपने बर्न बंदे की असेसमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप देखोगे उसका एयरवे, ठीक है। अब एयरवे में हमने बात की थी कि इनहेलेशनल इंजरी की बार बार बात हुई थी कि भाई जब भी इनहेलेशनल इंजरी हो जाए ना तो बड़ी कोई तबाही कौन सी ना, आपने उसको हॉस्पिटल भेजना, केयर करनी है। तो वो इनहेलेशनल इंजरी क्या मसला हो सकता है। अब देखो, एक तो ये कि बर्न से उसका नोज़, पैलेट और टंग इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और सबसे जो डेंजरस है वो चीज़ है लेरेंजल एडीमा, क्योंकि अगर उसके लेरेंजल एडीमा हो गया तो उसका बिल्कुल आप सोचो कि एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, उसको सांस नहीं आएगा अगर एक दफ़ा लेरेंजल एडीमा हो गया, ठीक है। इट विल कॉज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो इतना आपका लैरिंक्स सूज जाता है कि वो उसको सांस नहीं आता फिर, ठीक है। अब हमें पता है कैसे चले कि इस बंदे को लेरेंजल एडीमा है। तो ये साइंस इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी चेंज इन वॉइस हो रही होगी, स्ट्राइडर होगा जब वो बात करेगा या सांस लेगा, और एंग्जाइटी और रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो ये साइंस ऑफ लेरेंजल एडीमा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन वॉइस उसको हो रहा होगा, स्ट्राइडर होगा, बहुत ज़्यादा वो एंक्शस सा होगा, और लास्टली है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। अब ना यह है कि जब भी किसी पेशेंट को आपको लग रहा हो ना कि इनहेलेशनल इंजरी हुई हुई है, अब आप देखोगे कैसे कि उसको कि उसके ना कि आप देखोगे कैसे कि उसको इनहेलेशनल इंजरी हुई हुई है। देखो आप उसके नोज़ हेयर बर्न हुए होंगे, ठीक है, जल के, उसके मुंह पे सूट टाइप होगी, उसके आप मुंह खोल के देखो तो उसके पैलेट पे सूट ऐसे हो सकता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये साइंस हो सकते हैं कुछ। अब देखो आपने ना, वो कहता है कि ये मतलब रिस्क लेना ही नहीं है उसको अकेले छोड़ने का। वो कहता है कि जब अगर लेरेंजल एडीमा का आपको थोड़ा सा नज़र आ गया ना तो आप उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर दो 48 आवर्स के लिए, ठीक है, कि इन केस अगर ये ब्लॉक ही ना हो जाए रेस्पिरेटरी एयरवे फुल, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा ये ब्लॉक हो गया तब आप ट्यूब नहीं पास कर सकते, आपको फिर ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी उसको सांस देने के लिए, ठीक है। अब हाँ, वो कहता है कि क्यों आप इम्पॉर्टेंट है लेरेंजल एडीमा के केस में जल्दी एक्ट करना, इसीलिए क्योंकि अगर उसको वो टाइम ऑफ बर्न से लेके लेरेंजल एडीमा तक बढ़ने में सिर्फ 4 से 24 आवर्स लगते हैं। अब सोचो आपने उसको अकेले छोड़ा हुआ है, उसको एक दफ़ा वो ये लेरेंजल एडीमा हो गया, इतनी जल्दी एडवांस करता है कि उसका तो एकदम से एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसको तो सांस ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट इन केस आपने 48 आवर्स के लिए अगर लेरेंजल एडीमा का साइंस नज़र आ रहे हैं, आप उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर दो, ठीक है। अब इनहेलेशन इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है, वही आप उसकी चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराओ, नेबुलाइज करके आप उसको वो सोल्यूशंस लगाओ, ठीक है, आप उसको नेबुलाइज करके वो सोल्यूशंस दो, फिर वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दो, वेंटिलेटर पे लगाओ, वेंटिलेटर पे नहीं लगाओ, आप उसको असिस्टेड वेंटिलेशन दो। अब ना इन्हीं लोगों में ज़्यादा चांस होता है कि इनको ना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट यही था कि आप उनको ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन आपने उनको लगानी है। अब फिर से करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी, आप उसको नेबुलाइज करोगे, आप उसको ऑक्सीजन दो और असिस्टेड वेंटिलेशन करो आप उसकी, ठीक है। असिस्टेड वेंटिलेशन मायने आप देखो जैसे आपने उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई हुई थी ना, तो आप उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब से सांस दो, ठीक है।
तो ये हो गया। हाँ, अब हम ये जो बार बार बात कर रहे थे कि आप उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया देखोगे कितना इन्वॉल्व हुआ है, तो ये हम कैसे देखें कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है। अब देखो जो स्मॉल एरियाज़ हैं वो कहते हैं, देखो इनका तो आप फ़ौरन से करो कि बस ये जो हैंड्स और डिजिट्स हैं ना, इनको अगर हैंड इन्वॉल्व तो वो बस सीधा सीधा 1% है, ठीक है। तो वो आपकी कैलकुलेशन के लिए इतना कोई ख़ास मसला नहीं होगा। स्मॉल पैची एरियाज़ आर 1%, ठीक है, जैसे हैंड, फुट, ऐसे हैंड और ये पेरिनियम वगैरह, ठीक है, ये सिर्फ 1% होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आ गई है जो है रूल ऑफ नाइन्स वाली। रूल ऑफ नाइन्स के अकॉर्डिंग ये ना, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ नाइन्स। इसके अकॉर्डिंग आप बॉडी को 11 सेक्शंस में डिवाइड करते हो। अब ये कैसे कैसे, अच्छा ये ना सेक्शंस पढ़ लेना, हम इधर से देखते हैं। अब हेड को आप करते हो 9%, ठीक है। फिर आर्म्स, एक आर्म 9%, एक आर्म 9%, और एक लेग टोटल 18%, मतलब ये 9 ये 9 ये 9 ये 9, तो ये एक लेग 18% हो गई, एक लेग 18, और पेरिनियम 1%। फिर 9% आप चेस्ट को फ्रंट से और 9% बैक से, फिर 9% आप एब्डोमेन को फ्रंट से, 9% बैक से, तो ये फ्रंट बैक मिला के 18 हो गया, फ्रंट बैक मिला के एब्डोमेन 18 हो गया, ठीक है। तो ये सारा कलेक्टिवली 100 बनता है, ठीक है। अब ना फ़र्क ये है कि जो बच्चा है ना उसमें सर बड़ा होता है, तो उसमें अगर सर का बर्न होगा तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो इसमें एडल्ट में हेड 9% काउंट करता है और बच्चे में 18%, और टांगें इनकी क्योंकि छोटी होती है तो हमारे अंदर 18% और इनमें 14% टांगों का काउंट होता है, ठीक है। अब इसका ना मसला ये है कि ये जो बच्चों की असेसमेंट है ना ये इतना एक्यूरेटली नहीं करता, ठीक है। आगे हम चार्ट देखेंगे, जो ब्राउडर वाला चार्ट है ये फुल एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो इसमें ना वो फुल एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इतना एक्यूरेट नहीं होता, बस बच्चों को एक रफ सा दे देते हैं कि इसका 18%, ठीक है। तो आपको पता हो कि रूल ऑफ नाइन्स के अकॉर्डिंग सेक्शंस क्या क्या है, आपको पता हो कि इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। ठीक है। इधर बहुत सारे सेक्शंस भी हम इनके देख ही लेते हैं। देखो हेड एंड नेक टोटल मिला के 9% हो गया, राइट आर्म लेफ़्ट आर्म 9%, फिर चेस्ट का सामने से 9%, पीछे से 9%, तो मिल के चेस्ट का हो गया 18%। फिर एब्डोमेन का आगे से 9%, पीछे से 9%, मिला के 18%। फिर फिर अपर बैक लोअर बैक, बस ठीक है, यही मतलब हो गया कि चेस्ट का आगे से पीछे से। और फिर है राइट थाई लेफ़्ट थाई, मतलब सिर्फ इतना, तो ये 18 को हाफ कर दो तो 9 होगा, और लोअर लेग 9, तो ये हमने मिल के पूरी टांग का, देखो ये 9 था ना, तो हमने मिल के पूरी टांग का किया हुआ है 18%, ठीक है। तो ये हो गई बात। अभी जो ब्राउडर वाला चार्ट है ना जितना एक्यूरेट है क्योंकि ये एज वाइज लेता है। अब इसमें ना अच्छा ये रूल ऑफ नाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ब्राउडर चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ना पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, तो ये ज़रूर मेमोराइज़ करना है, ठीक है। अच्छा इसके अकॉर्डिंग ना ये, अच्छा कुछ तो परसेंटेजेस पक्की हैं, जैसे देखो चेस्ट 13%, ये चेस्ट ये सामने से टॉर्सो जो है ये 13%, पीछे से भी 13%, कुछ ना पक्के हैं। लेकिन ये जो ए बी और सी वाले एरियाज़ है ना, ए बी सी का क्या मतलब कि हाफ ऑफ हेड वाइनी कि उसकी नेक नहीं, उसका सिर्फ ये फेस वाला एरिया ये, और ये जो उसका थाई है, और ये जो उसकी लोअर लेग है, ठीक है, हाफ ऑफ वन लोअर लेग हाफ ऑफ थाई, इसके ना डिफरेंट है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि कैसे कैसे एज वाइज। अब ये ना यार ये थोड़ा सा रट है। अब देखो एज वाइज 0, 1, 5, 10, 15 ये तो हो जाता है। फिर अब देखो कम एज में सर बड़ा होता है ना, तो इसमें परसेंटेज भी हेड की फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो 9, 8, 6, 5, 4 तो ये चल रहा है, ठीक है, ये तो ईजी है। फिर आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे है 2, 3, फिर एंड पे 4, 4, 4 है। देखो इस सेकंड वाले कॉलम में ना नीचे सारे 4s ही आ रहे हैं, तो ये हो गया। और लास्ट में पहले 3 में 2s हैं और लास्ट 2 में 3 हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रटा है, लेकिन इट हैज़ कम इन पास्ट पेपर्स, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं हाँ, अच्छा ये एक सर्कमफ्रेंशियल बर्न की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सर्कमफ्रेंशियल बर्न के जो ऑल अराउंड, जैसे ये पेंसिल है तो इसके इधर से स्टार्ट हो रहा हो और पूरा ऑल अराउंड जा रहा हो, ठीक है, पूरे उसने उसको ऐसे बर्न हो कि पूरा ऑल अराउंड उसने कवर किया हो बर्न ने बॉडी को। तो अब देखो इसमें ये होगा कि वो बर्न एरिया ना, अब जैसे हमारी स्किन तो एक्सपैंड करती है ना, स्ट्रेच करती है हमारी स्किन, ठीक है। तो इसीलिए तो आप देखो क्योंकि हमारी स्किन ऑल ओवर एक्सपैंड करती है, इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि कितनी बड़ी नेमत है कि हमारी चेस्ट
जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट जब एक्सपैंड करती है तो हमारी स्किन भी साथ स्ट्रेच होती है। अब जब ये बर्न्ड एरिया, तो बर्न्ड एरिया के बाद ना एक स्कार बनता है। स्कार मानी मतलब आप ये डेड टिशू, ठीक है। तो ये जो डेड टिशू बनता है ना, ये एक्सपैंड नहीं करता ऐसा, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो बंदा सांस ही नहीं ले सकता। मतलब वो सांस तो ले रहा होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द ये ऐसा स्कार बना होता है पूरे, अगर सर्कमफ्रेंशियल बर्न है कि उसकी स्किन ही एक्सपैंड नहीं करती कि वो सांस ले सके फुल, ठीक है, उसकी चेस्ट खुल सके। तो एक तरह का ना ये एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें ना आपको एस्करोटमी करनी पड़ती है, आपको हर जगह फिर ऐसे इंसिजन देनी पड़ती है ताकि वो बंदा सांस ले सके, ठीक है। ये एस्करोटमी की लाइंस हैं कि किधर किधर आपको इंसिजन देनी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है। तो ये स्कार की बात होगी, सर्कमफ्रेंशियल बर्न की बात होगी। तो ये हमें पता हो कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर सर्कमफ्रेंशियल बर्न, आपको एस्करोटमी करनी पड़ेगी, आपको स्कार काटना पड़ेगा उसका जो बना हुआ है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वही सबसे पहले तो वही एयरवे ब्रीदिंग आप उसकी देखोगे, फिर फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन की एक इंपॉर्टेंट बात है कि कब विल यू गिव फ्लूइड्स, अगर 15% से ज़्यादा सरफेस एरिया बर्न्ड है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो कि आएगी, दैट इज़ द पार्कलैंड फार्मूला, कि ये बताता है कि आपको ना बंदे को कितना फ्लूइड लगाना है, कब, कितने टाइम में, क्या। ये फर्स्ट 24 आवर्स में आपको बताता है कि फ्लूइड आप कितना दोगे। अब ये थोड़ा सा रटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि 4 ml इंटू पेशेंट का वेट इंटू के बर्न्ड एरिया कितना है, परसेंटेज ऑफ बर्न्ड एरिया। अब इससे जितना भी फ्लूइड निकल आएगा ना, सपोज़ आपका 100 ml निकला है, इसमें से आप 50% यानी 50 ml आप इसमें दोगे फर्स्ट 8 आवर्स में, और बाकी 50 ml जो बच गया वो आप दोगे आखिरी 16 आवर्स में, ठीक है। और प्लीज़ रिमेंबर कि जो टाइमिंग आप देख रहे हो कि फर्स्ट 8 आवर्स, लास्ट 16 आवर, ये आपने फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्न, ये नहीं कि जब से वो हॉस्पिटल आया तब से आपने कैलकुलेट करना है। जब वो जला उसको, जब उसका वो एक्सीडेंट हुआ, जब बर्न हुआ, तब से आपने ये टाइम कैलकुलेट करना शुरू करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्न, तब से आपने रिसर्चेशन काउंट करनी है। और व्हाट इज़ द फार्मूला, 4 ml इंटू वेट इंटू बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया, बर्न्ड बॉडी सरफेस एरिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 24 आवर्स का कैलकुलेट करता है पर पार्कलैंड फार्मूला कि कितना देना है। इस फार्मूला से जितनी भी कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी, आपने उसका 50% पहले 8 घंटे में देना है और 50% फिर लास्ट 16 आवर्स में देना है, ठीक है। अब ना साथ साथ प्लीज़ आपने, जब आप फ्लूइड्स को दे रहे हो, आप देखो कि यूरिन आउटपुट साथ साथ आ रही है, ठीक है, कि कोई फ्लूइड अंदर ही जमा ही तो नहीं होता जा रहा। अब ये आपने 0.5 ml पर kg पर आवर एडल्ट्स में होनी चाहिए और 0.5 to 1 होनी चाहिए जो 30 से कम वेट के हों, मतलब बच्चे जो हों। अब ना जब आपने इनिशियल रिससिटेशन कर ली तो उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज देते हो। ये वो होगा जो देखो 24 आवर्स के लिए आपने उसको रिससिटेट किया, उसके बाद आप बाकी 24 आवर्स के बाद आप दोगे मेंटेनेंस डोज, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स के बाद जो आप दे रहे हो दैट इज़ द मेंटेनेंस डोज। अब उसके बंदे का जितना भी वेट है ना, आप उसके जो 10 kg के लिए पहले आप उस वेट को ना हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है। 10 kg के लिए आप 100 ml लगाओ, फिर एक और 10 kg के लिए आप 50 ml लगाओ। अब इसके अलावा उसका जितना भी वेट है ना, उसके 1-1 किलोग्राम के लिए आपने 20 ml पर kg फ्लूइड लगाना है, ठीक है। इन सब का फिर ऐड करोगे आप, ठीक है। मतलब सपोज़, अब मेरी मैथ इतनी गंदी है, कितना लगा, सपोज़ उसका वेट है 60 kg कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 10 kg मैं लगाऊँ, फर्स्ट जो 10 kg हैं उनके लिए मैं दूंगी 100 ml, ठीक है। मतलब अब वेट, अब मैंने 50 का क्या, इसमें से 10 kg मैंने निकाल दिया 60 में से, तो मेरे पास 50 का वेट 50 बच गए। अब इस 50 में से दोबारा 10 निकालो, उस 10 के लिए आपने 50 ml देना है फ्लूइड, ठीक है। अब कितना वेट बन गया, 40 बच गया। अब जितना भी अब वेट है ना, तो इसके हर किलोग्राम के लिए, इसको अगर हम 40 को 100 इस 40 को 41 किलोग्राम में डिवाइड करें तो हर 1-1 किलोग्राम के लिए आपने 20 देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे। और फिर अब चिल्ड्रन के लिए ना पार्कलैंड फार्मूला चेंज हो जाता है। चिल्ड्रन में बस ये है कि बाकी सारा कुछ तो सेम है, लेकिन इनटू आप मेंटेनेंस फ्लूइड भी करते हो, ठीक है। 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू परसेंटेज बर्न एरिया इंटू मेंटेनेंस फ्लूइड, बस ये वाली बात एक थोड़ी नई आई है, ठीक है। बाकी फार्मूला सेम है। अब आप फ्लूइड कौन सा दो, फ्लूइड में आपने देना, अब नॉर्मली ना रिंगर लैक्टेट देते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस होने का चांस है, लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मिलने का चांस है, इसलिए आप रिंगर एसिटेट दो।
अब प्लीज़ रिमेंबर कि ये रिंगर लैक्टेटेड रिंगर जो है, रिंगर लैक्टेट जो है, दिस इज़ अ क्रिस्टलॉइड। तो आपने बर्न में क्रिस्टलॉइड देने हैं, आपने कोलॉइड नहीं देने, ठीक है। अब आपने कोलॉइड क्यों नहीं देने, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पेज 105 पे कि अब जो कोलॉइड है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो अब देखो बर्न में तो वैसे ही उसकी कैपिलरियाँ डैमेज हैं, ठीक है। बर्न में तो वैसे ही उसकी कैपिलरियाँ डैमेज हैं, तो सारा आप जो फ्लूइड जो भी आप उसको रिससिटेट करोगे, अब देखो सपोज मैंने कैपिलरी बनाई हुई है, अब इस एरिया से ना ये डैमेज्ड है, बर्नड है, तो आपने उसको फ्लूइड आपने सपोज उसको कोलॉइड लगा दिया, ठीक है। आपने उसको रिंगर लैक्टेट नहीं लगाया, आपने उसको कोलॉइड लगा दिया, तो ये तो सारा लीक होकर बाहर आ जाएगा, इंटरस्टिशिया में आ जाएगा। अब जब ये बाहर आएगा ये सारा अपने साथ फ्लूइड भी ले आएगा, क्योंकि कोलॉइड्स एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, अपनी तरफ पानी को खींचते हैं, तो एडीमा हो जाएगा। तो इसीलिए आपने बर्न्स में आप कोलॉइड्स नहीं देते, आप क्रिस्टलॉइड्स देते हो, क्योंकि क्रिस्टलॉइड्स ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं एक्सर्ट करते, ठीक है। तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। फ्लूइड्स आपने दे दिए। हाँ, अब ट्रीटमेंट ऑफ बर्न वुंड। अब देखो अगर सुपरफिशियल वाला बर्न है तो वो एंटीबायोटिक वाली ट्रीटमेंट, आप उसको डिब्रीड करो, आप जितना भी डेड टिश्यू आप उसको डिब्रीड करो, क्योंकि एंटीबायोटिक आपने दे दी, आप डेड टिश्यू को डिब्रीड करो, और टेटनस की शॉट तो आपने देनी ही देनी है। लेकिन जो सर्कमफ्रेंशियल बर्न है उसमें हमने पढ़ा था, क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम तक एक तरह का कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांस होता है, तो यू विल डू एस्करोटमी, क्योंकि वो सांस ही नहीं ले सकेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है, वो दब जाता है उसका। अब व्हाट आर द दवाइयाँ जो आप यूज़ कर सकते हो, और इनके ना साइड इफ़ेक्ट्स MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिल्वर सल्फर डायाजीन, ये ना स्पेशली ये बर्न्स में एक MCQ आता होता है कि बर्न्स में सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो बर्न्स में इन्फेक्शन कॉज कराता है, तो दैट इज़ सूडोमोनास एरेगनोसा, ठीक है। और मरसा भी कराता है, मतलब मेटिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, लेकिन द फोर्थ मोस्ट ऑर्गेनिज्म वो है सूडोमोनास एरेगनोसा। अब सिल्वर सल्फर डायाजीन, सल में देखो L आ रहा है ना, तो इसका साइड इफ़ेक्ट इज़ ल्यूकोपीनिया। फिर सिल्वर नाइट्रेट का ना एक मसला ये है कि इफ़ेक्टिव तो ये है, लेकिन आपको इसकी ड्रेसिंग हर 2 to 4 आवर्स के बाद चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, अब देखो सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो N से तो नाइट्रीमिया, तो हाइपोनेट्रीमिया इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। और ABCD में MNOP होता है ना, तो M पास तो मेथीमोग्लोबिन ही है, ठीक है। तो सल्फर डायजीन का क्या साइड इफ़ेक्ट था, ल्यूकोपीनिया, और नाइट्रेट का क्या साइड इफ़ेक्ट था, मेथीमोग्लोबिनीमिया, और N की वजह से हाइपोनेट्रीमिया। फिर मेफेनाइड एसीटेट, इसका बस ये मसला है कि ये पेनफुल होती है, और मेटाबॉलिक M से मेफेनाइड, M से मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर सीरियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर सल्फर डायजीन की होती है। इसका यह है कि सीरियम नाइट्रेट ना एक तरह का स्कार बना देती है, लेकिन ये एक स्टेराइल स्कार होता है, एक मतलब अच्छा कवर बना देती है, तो ये इम्यूनिटी देता है बंदे को, ठीक है। बर्न एरिया पे ये कवर बना देती है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। हाँ, एस्करोटमी हमने कर लिया था। अब वो स्कार की थोड़ी अच्छी डेफिनेशन हमें बताता है। स्कार इज़ अ कोएगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीप बर्न। अनलाइक नॉर्मल स्किन, दिस स्कार इज़ रिजिड और एक्सपैंड नहीं कर सकता, ठीक है। स्कार क्या है, ये जब टिश्यू जल नहीं जाता तो उधर जो पीछे जला हुआ कोएगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन रह जाती है, जैसे ऐसे है, ठीक है। तो ये सारा जली हुई जो स्किन है, ये सारा स्कार होता है, ठीक है। डेड बर्न स्किन इज़ कॉल्ड स्कार बेसिकली। तो ये एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो देखो एक तरह का ये क्लोज्ड कंपार्टमेंट। अब ऐसे ही इमेजिन कर लो कि जैसे आपकी टांग को किसी ने दबाया हुआ है, आपके बाजू किसी ने दबाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर तो स्कीमिया हो जाएगा फिर ऐसे, ठीक है। चेस्ट में क्या होगा, चेस्ट में अगर वो सांस ही नहीं ले सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ना ये वाइवास में पूछते होते हैं जो इंसिजन्स हैं, ठीक है। तो इनकी लाइंस आपने प्लीज़ इन इंसिजन्स की देख लेनी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, पेन जो उसको पेन हो रही होगी उसके लिए क्या इज़ प्रेफर्ड, सिंपल पैरासीटामोल आप दे दो तो वो ओके है। टॉपिकल कूलिंग आप प्रोवाइड करो, लेकिन ना जब बर्न एरिया बहुत बड़ा है तब आपने कूलिंग नहीं करनी, वरना आप इतनी ज़्यादा कूलिंग कर दो कि बंदा हाइपोथर्मिया में ही चला जाएगा। लार्ज बर्न में हाँ ऑब्वियसली देखो स्मॉल वालों में तो एनासिड से सिंपल पैरासीटामोल एनासिड से गुजारा हुआ था। लार्ज में आपको मॉर्फिन की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन की बात आती है। न्यूट्रिशन का ये सीन है कि आपने ना अगर उसका 20% से ज़्यादा बर्न एरिया है तो आप उसको NG ट्यूब डाल के आप उसकी न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ना उन स्पेशल बर्न्स की बात होती है जिनकी बात इसने
इधर की थी कि जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं कि ये जो बहुत तबाहकुन बर्न्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पहले बात ज़रा इसको रास्ते से हटाते हैं, जो कि एसिड अल्कली की वजह से बर्न्स होते हैं, जो कि केमिकल बर्न्स होते हैं। इसका ये है कि वही सवाल आता होता है कि डेंजरस ज़्यादा कौन सा बर्न है, एसिड या अल्कली का। तो अल्कली का ज़्यादा डेंजरस बर्न है। क्यों? क्योंकि अच्छा, एसिड ना क्या करता है कि उस जगह पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करा के ना, अब जैसे ये स्किन है तो यहाँ पे इस बंदे ने एसिड फेंका किसी ने, ठीक है, तो इस ऊपर वाली लेयर में ना वो ऐसा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कर देता है कि एक बैरियर बन जाता है कि बर्न आगे एक्सटेंड ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो है ना आपके अल्कलीज़, ये सेपोनिफिकेशन डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं टिश्यू को, ठीक है। तो ये आप ऊपर फेंकोगे तो कोई बैरियर नहीं बनाते कोएगुलेटिव ने, ये अंदर ही अंदर खुबता जाता है अल्कली का बर्न, ठीक है। तो अल्कलीज़ का बर्न आर मोर डेंजरस। एक स्पेशल बात हो रही है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बर्न की। ये वो बर्न है जिससे इतना ज़्यादा बहुत गंदे तरीके का हाइपोकैल्सीमिया होता है। इसके बारे में अब पेट MCQ एक आता होता है कि व्हाट इज़ द ओनली बर्न जिसका एक एंटीडोट है। तो द ओनली बर्न विद एंटीडोट इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बर्न। और एंटीडोट है क्या, इसका क्योर है क्या कि आप कैल्शियम लगाओ, टॉपिकल भी लगाओ और उसको आप वैसे भी देते हो, IV भी देते हो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, थोड़े से MCQs कवर करते हैं। वही केमिकल बर्न्स में एक बहुत पेट आता था कि कौन सा डेंजरस बर्न है, अल्कली का ज़्यादा है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट सॉरी हमने कवर नहीं की कि क्या होगी एसिड और अल्कली के बर्न में। किधर गया ये? हाँ, क्या आप उसको ना, किधर है ये पानी वाला? हाँ, क्या आप उसको कम से कम 15 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर के अंदर, आप उसको चलते हुए पानी के अंदर वो आप उसको रखते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर केमिकल बर्न्स इज़ पानी लगाना। इनिशियल ट्रीटमेंट इज़ वॉश विद वाटर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, फ्रॉस्ट बाइट है जो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से हो जाता है ना, ठीक है। तो इसके लिए कि फ़र्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि आप उसको जल्दी से उस टिश्यू को गर्म करो। और रैपिड रिवॉर्मिंग आप करते हो, और बहुत ज़्यादा भी अब गर्म, उसको जलाने वाला गर्म नहीं करना। तो बस आप 40 to 44 डिग्रीज़ तक आप करते हो, ठीक है। तो ये हमें पता हो। अच्छा, तो फ्रॉस्ट बाइट की ये हमें पता हो, ये MCQ आता होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बर्न्स।